नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात एक ऐसे बड़े फैसले की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और योगी सरकार के दंगारोधी मॉडल की देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर दंगों में संपत्ति का नुकसान होने पर वसूली के लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अगर दंगा में या प्रदर्शन में आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो आप भी भरपाई के लिए इस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष को योगी सरकार का यह दंगारोधी मॉडल रास नहीं आ रहा। विपक्ष ट्रिब्यूनल पर सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्रिब्यूनल को लेकर सियासत क्यों की जा रही है। क्या विपक्ष नहीं चाहता कि दंगा करने वालों, संपत्ति को जलाने वालों से वसूली की जाए? आखिर राष्ट्रहित पर सियासत क्यों हो रही है, देखेंगे और चर्चा इसी मुद्दे पर। योगी सरकार का दंगारोधी मॉडल। यूपी में देश का पहला वसूली ट्रिब्यूनल। पहला संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो करनी होगी भरपाई। ये जो क्षति हो रही है और जिसके अंदर प्रॉपर्टीज की है, लोगों की है, और क्षति जो लोग करते हैं उनको हम लोगों ने अरेस्ट भी करा और उनके सब नाम भी सार्वजनिक करे। सरकार के फैसले में विपक्ष को दिखाई दी सियासत। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार हत्याएं होती जा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है। ये बताइए, जिस घर का चिराग बुझ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? छोटी बच्ची के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? इसके बारे में सरकार को अपना पुलिस का इकबाल मजबूत करना चाहिए, सरकार का प्रशासन का इकबाल मजबूत होना चाहिए। संपत्ति क्षति दावा अधिकरण पर उठाए सवाल। ये सरकार कोरोना काल में भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। दंगे में आपकी संपत्ति को नुकसान हुआ, प्राधिकरण करेगा भरपाई। मेरठ और लखनऊ में बनाए जाएंगे ट्रिब्यूनल। 3 महीने के अंदर करना होगा भरपाई का दावा। दिल्ली कर्नाटक में योगी मॉडल की तारीफ। तो फिर विपक्ष क्यों है परेशान? राष्ट्रहित पर सियासत क्यों? तो देखा आपने, ट्रिब्यूनल क्या है ये आप समझ गए होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। कुछ और रिएक्शन आपको दिखाते हैं, कुछ और लोगों की बातें सुनाते हैं कि उनकी राय में ये ट्रिब्यूनल कैसा है। बहुत मुफीद कदम साबित होगा और ये एक अराजकता का जो माहौल बनाने की बात है। कोई भी रैली कर रहा है, कोई भी जो है प्रदर्शन कर रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। अच्छा, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, सरकारी प्रॉपर्टी है एक, तो इसके लिए तो था गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। ये जो आया है इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी भी कवर्ड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कवर्ड है। मैं कार से जा रहा हूँ, आपने कार मुझे उतार के नीचे कार फूंक दी तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो इसके लिए जो बनाया गया है ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है योगी गवर्नमेंट का। देखिए, ऐसा है, ये पिछले महीने जो एक ऑर्डिनेंस लाए थे उसी के अनुक्रम में ये है। उसमें लिखा था कि ये ऐसे एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। वैसे देखें, ये जो ट्रिब्यूनल भी जो है ये भी इनका अवैधानिक है, क्योंकि पहले इन्होंने जो भी कार्रवाई की थी वो सारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत की थी और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और जो एक सेंट्रल 1984 का जो एक्ट है ये सारा उसके खिलाफ है। अब इनका जो ऑर्डिनेंस है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज्ड है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है और लखनऊ बेंच में भी चैलेंज्ड है। और ये योगी सरकार की एक तरह से तानाशाही है कि वो इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डराना चाहती है। चले तो इसी मुद्दे पर
चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले आपको बता दें, सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, जो कि कांग्रेस का अपना पक्ष रखेंगे। अब्दुल हफीज गांधी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और बीजेपी की ओर से हमारे साथ ओपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही करते हैं। आपको क्यों लगता है कि ये ट्रिब्यूनल भी हिंदू मुसलमान ही कर रहा है और ये ट्रिब्यूनल गलत है? अगर जिसकी संपत्ति खत्म हो जाए, जिसकी संपत्ति बर्बाद हो जाए किसी दंगे में, अगर उसकी वसूली हो और उस इंसान को वो भरपाई हो, तो क्या गलत है? बिल्कुल। देखिए मेनका जी, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है? अभी आपने एसआर दारापुरी जी को भी सुना होगा, 1984 के एक्ट से हाई कोर्ट में भी चैलेंज्ड है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज्ड है। जब सारी की सारी प्रक्रियाएं ही ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज्ड है और वहां से उसका कोई निर्णय नहीं आया है, तो उसके बीच में जिस तरीके से, चाहे वो फुट दंगाइयों की, कथित दंगाइयों की फोटो लगाना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने के बावजूद बेशर्मी से उन फोटोओं को ना हटाना, उसके अलावा एक नया चैलेंज पैदा कर देना, संविधान को ये सरकार ताक पर रखती है। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि किसी भी यानी कि सुरेंद्र जी आपको समस्या बस इतनी है कि ये कानूनन सही नहीं है। आप बस यही इसी आपके साथ आपके पास ही आ रही हूँ, आपके पास ही अगला सवाल भी आपसे ही है। यानी कि आपको समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको लगता है ये कानूनी रूप से सही नहीं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आई? हाँ निश्चित, मैं बताता हूँ ना, वही थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, मैं ना बीच में आपके बोलूंगा ना, क्योंकि बिल्कुल आपसे ही सवाल किया, एक और सवाल आपसे ही जोड़ा। देखिए बहुत स्पष्ट रूप, हाँ नहीं, पूरक आप करें, एक सवाल पूरा हो जाए, करें जवाब तब आप किया कीजिए, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैं आपसे दो एक बातें कह रहा हूं। देखिए बड़ी स्पष्ट चीजें हैं। यहां पर जितनी भी बात कर रही है ये वर्तमान सरकार, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर कर रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट के नाम पर कर रही है। हमारा तो एक स्पष्ट कहना है, कानूनन प्रावधान आ जाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह दे, निश्चित तौर पर जो भी दंगाई हो उससे प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी पैसा वसूला जाए और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी पैसा वसूला जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इसके साथ साथ उन पुलिस वालों से और उन लोगों से भी पैसा वसूला जाए जो लोग जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, किसी की प्रॉपर्टी का जानबूझ करके सुरक्षा बल भी क्या नाम जो नुकसान करते हैं, सबका होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए। इसी ड्यूरेशन में कोरोना काल चल रहा है, इसमें एक साथ और भी होना चाहिए ना, कि जितने लोग, हमारे हजारों लोग मर गए हैं कोरोना से और जो संक्रमित है कोरोना से, सरकार उनका भी तो मुआवजा दे। भाई सरकार की गलतियों से हमारे लोग मर रहे हैं, ये बात आप अलग लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मॉडल, ठीक है सुरेंद्र जी आपकी बात आ गई, एक ऐसा मॉडल जो कि कर्नाटक भी बाद में उसको अपनाता है, वॉशिंगटन में अपनाया जाता है, कि अगर हम दंगा होता है कहीं प्रदेश में किसी जगह पर और वहां पर सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो एक व्यवस्था होनी चाहिए ना, ताकि उस नुकसान की भरपाई हो। इससे यह भी तो है कि एक डर दंगाइयों के बीच भी होगा, क्योंकि आजकल क्या ये पुराना मसला हम देखते हैं, कहीं कुछ होता नहीं है कि तोड़फोड़ मचा दो, आग लगा दो, बसों में आग लगा दो, रेलवे ट्रैक उखाड़ कर ले जाओ, तो इन सब पर लगाम लगाने की कोई एक कोशिश तो होनी ही चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी जी, आप क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा इस पर? सिर्फ दंगाई, सिर्फ प्रोटेस्टर्स पर, सरकार पर नहीं। देखिए मेनका जी, मैं समझता हूं कि हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्षति की बात आएगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी सरकार उसको कानून के दायरे में काम करना चाहिए। जो मार्च में पोस्टर्स लगाए गए थे तथाकथित दंगाइयों के, वो कानून के विरुद्ध था और सरकार के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था, तो हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने कहा था कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, फिर भी हमने पोस्टर लगा दिए। और उसमें निजता का जो कानून था उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि आपने फाइनल डिटेल्स उनकी दी थी, एड्रेस दिए और क्या क्या डिटेल्स जो है पोस्टर्स आपने लगा दिए। और हाई कोर्ट ने जो है आपके अब्दुल हफीज जी, दंगाइयों की क्या निजता? जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहे हैं दंगा करते हुए, जो वीडियोस में दिख रहे हैं आग भड़काते हुए, उनकी क्या निजता? जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो शांति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी क्या निजता? ये भी तो मसला है। ठीक है, आपके पास आती हूँ
हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। इससे पहले कि बीजेपी के पास चलूं, उनसे आप सभी के सवालों का जवाब लूं, अक्कू जी से एक रिएक्शन आपके पास आऊंगी। कोई भी कानून नहीं था जी। अब्दुल हफीज जी, वही कानून तो बनाने की कोशिश यहाँ हो रही है, वही तो कानून बनाने की कोशिश हो रही है। अक्कू श्रीवास्तव जी, जो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है ताकि अगर कहीं कोई दंगा हो, संपत्ति को नुकसान हो, उसकी भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल, इस पूरे फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके की कार्रवाई की शुरुआत होनी चाहिए और वो कर दी गई है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि इसको जब लागू किया जाए तो किसी एक वर्ग के साथ ना हो, एक हिस्से के साथ में ना हो और समान भाव से हो, और उसमें निश्चित रूप से चाहे वो कहीं हो, देश में किसी भी हिस्से में हो, तो इसका इस्तेमाल उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि किया जो उसकी नियति है। नियत ये है कि आप अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरीके का काम करते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सबक मिल सके। विरोध के तमाम तरीके हो सकते हैं, तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन विरोध के लिए आप सिर्फ सरकारी संपत्ति या हम लोगों की संपत्ति का हमारा नुकसान करें, इसका कोई तर्क नहीं बनता है। अभी तक होता ये आया है कि एक वर्ग को भड़का दिया जाए किसी एक मामले को लेकर के और फिर उसके बाद में उसको ये साबित करने की कोशिश की जाए कि नहीं ये तो उत्तेजना में कर दिया गया, उत्तेजना में आग लगा दी गई, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों करेंगे, इसको नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह। और एक वर्ग अगर ये ट्रिब्यूनल जी, आप भी मान रहे हैं कि इस फैसले के जरिए कहीं ना कहीं दंगा के दौरान जो सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है, आग लगाने की, ट्रक को उखाड़ फेंकने की, बसों को जला देने की, उस प्रवृत्ति पर लगाम इसके जरिए लगाई जा सकती है। लेकिन अक्कू जी, इससे पहले कि मैं ओपी सिंह जी के पास चलूं, एक और सवाल आपसे लूंगी, और जो हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कानूनी रूप से ये सही नहीं है कदम, इस पर आप जरा साफ कर पाएंगे? देखिए, इसमें कानून रूप से सही नहीं है का मतलब कहने का कोई तर्क नहीं बनता, खास तौर से तब जब उसे कानून ट्रिब्यूनल बना दिया गया तो तय बात है कि कानून रूप से सही करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। कोई अपने तय से तो बनाया नहीं गया है और कोई अपनी एक पार्टी ने तो बनाया नहीं गया है, एक सरकार ने बनाया है और सरकार ने एक ट्रिब्यूनल बनाया है। ट्रिब्यूनल बनाया है तो उसकी कानूनी जितनी पक्ष हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये आपने बहुत सही बात कही अक्कू जी। आपने उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कम से कम इस सवाल पर आपके जरिए ये जवाब मिल गया कि कानूनी रूप से ये उतना गलत नहीं जितना इनको नजर आ रहा है। आऊंगी आपके पास, आप ओपी सिंह जी के पास चल लेती हूँ। ओपी सिंह जी, आपकी नियत पर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आप बस हिंदू मुसलमान करते हैं और यहां भी वही कोशिश हो रही है आपकी। असल में मेनका जी ऐसा है कि इस देश के अंदर कुछ वर्ग और कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज के हित में जो भी सरकारें कदम उठाती हैं उनका विरोध करना है। उन्होंने तय कर रखा है कि देश की 23 करोड़, प्रदेश की 23 करोड़ जनता इसका स्वागत कर रही है। भाई, कल तक तो सरकारी संपत्ति के साथ साथ आप निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीए के नाम पर जिस प्रकार से लखनऊ और प्रदेश में, अलीगढ़ में, कानपुर में निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, इसको कौन कहेगा कि ये सही है? और ये मान के चलिए मेनका जी कि ये देश में पहला अपना इस तरह का अनोखा ट्रिब्यूनल है। इसकी प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है, इसके सारे न्यायिक अधिकार इसको प्राप्त होंगे और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ है? लेकिन आप पर आरोप ये लग रहे हैं ओपी सिंह जी, करने वालों से ओपी सिंह जी कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ या सामने से जी ओपी सिंह जी, आप पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लोगों की आवाज दबाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं ताकि लोग विरोध न करें, सड़कों पर न उतरे। आपको मेनका जी आपको लगता है, प्रदेश की जनता को लगता है कि अगर ये अभिकरण ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, इसमें किसकी आवाज दब रही है? इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ? दंगा हम करें, चाहे आप करें, चाहे कोई करे, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए
आप ये बताइए, सीए के नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ प्रदेश में, कौन भरपाई करेगा? कांग्रेस करेगी कि सपा करेगी? मेरे पास एक लिस्ट है और आज की नहीं कई साल की लिस्ट है किस तरह से 2006 में अलीगढ़ में दंगा होता है, 8 लोगों की जान जाती है, संपत्ति का नुकसान होता है, 2007 में गोरखपुर में दंगा होता है और इसी तरह से संपत्ति का भारी नुकसान होता है, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और कई सारे लोगों की जान जाती है, संपत्ति का नुकसान। और ठीक है ओपी सिंह जी ठीक है, अभी इस वक्त आपका पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत आपके पास आती हूं और आपसे उम्मीद उस सवाल के जवाब की जो आपने मुद्दा उठाया। बयान में भी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसे लेकर, लेकिन ये बताइए तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब भी कहीं दंगा होता है, जब भी कहीं हिंसा होती है और जब भी कहीं आगजनी होती है तो क्या मुस्लिम ही उसके पीछे होते हैं? कहीं हिंदू नहीं करते दंगा? क्या उनके खिलाफ ये ट्रिब्यूनल काम नहीं करेगा? उनके खिलाफ भी करेगा, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ? कोई जाति होती है? पूछिए उनसे, मेनका जी उनसे पूछिए कि सुरेंद्र जी से सवाल है, जाति होती है? ये सवाल सुरेंद्र जी से। उपद्रवियों की कोई जाति होती है? जरा पूछिए। जी मैं 2-3 बातें कहता हूं। मेनका जी बहुत शांति से आप डिबेट करा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सच बात यह है कि दंगाइयों की कोई जात नहीं होती। मैंने 2 बातें बड़ी साफ कही, जिस परिप्रेक्ष्य में इस ट्रिब्यूनल को लाया जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके साथ एक पूरक बात और कह दे रहा हूं। मैंने आपसे ध्यान होगा, मैंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले ये उचित नहीं है और ये ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है। नहीं तो वो तो अक्कू जी कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, कानूनी रूप से गलत नहीं है, व्यवस्था है और उसी व्यवस्था पे काम हो रहा है। बिल्कुल सुन रही हूँ, लेकिन आपने जो पॉइंट रखा उसका जवाब बता रही हूँ, जो अक्कू श्रीवास्तव जी ने अभी कही है बात। और अगर कानूनी रूप से ही दिक्कत है तो कानून का रास्ता अपना करके विरोध किया जा सकता है। ठीक है पहले उनसे पूछिए, कानूनी तो बात नहीं, ये जो ट्रिब्यूनल बन रहा है इससे इनको नुकसान क्या है? इनको क्या नुकसान है? बीच में बोलने लगे, पार्टी को क्या नुकसान है? मैं बताना चाह रहा हूं जी। ओपी जी अभी सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। बोलेंगे और कोई नहीं डिबेट में भाग लेगा? नहीं सबको मौका मिलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी कहिए, बात पूरी कीजिए। ये जो कानून है क्या समान रूप से दोनों पक्षों के लिए है? मतलब पुलिस के पक्ष भी अगर किसी की निजी संपत्ति को हनन करता है तो पुलिस के ऊपर भी क्या समान रूप से, सुरक्षा बलों के ऊपर भी क्या समान रूप से वही कानून लागू होगा? अगर ये लागू होगा तो स्वागत योग्य कदम, पहले मैं बता रहा हूं आपसे, ठीक है, कि दोनों तरफ से, क्योंकि यही सीसीटीवी की फुटेज हमारे पास भी है और कम से कम हजारों की संख्या में है, जहां पर सुरक्षा कर्मी लगातार कुछ लोगों के घर तोड़ते नजर आ रहे हैं, कारें तोड़ते नजर आ रहे हैं, जलाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के, पत्रकारों की क्या नाम मोबाइल और कैमरे आग को में झोंकते नजर आ रहे हैं। अगर ये उनके ऊपर भी लागू होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अधिनियम पढ़ा नहीं है, अगर ये होगा तो निश्चित तौर पर ये स्वागत का कदम है। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि जब ऑलरेडी सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट की चीजें कोर्ट में हैं और कोर्ट इस चीज को संज्ञान में लिए हुए है, तो ये सरकार इस तरीके की जल्दबाजी हेडलाइन मैनेजमेंट में क्यों कर रही है? और तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कोरोना काल में जिस तरीके से सरकारी अव्यवस्था की वजह से हजारों लोग मरे हैं, 50,000 से लोग ज्यादा मर गए हैं हिंदुस्तान में, क्या उसके लिए भी यही चीज, सुरेंद्र जी, इस तरीके की चीजें लागू कोरोना का मसला, ठीक है, कोरोना का मसला और उस पर भी चर्चा हो रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है। जब उस पर रखेंगे डिबेट तो उस पर भी आपसे बात लेंगे, लेकिन यहाँ सुरेंद्र राजपूत जी, जितनी बात मुझे समझ में आई, ठीक है आपने बात कर ली, जितनी बात मुझे इस ट्रिब्यूनल को पढ़कर समझ में आई है, उसके हिसाब से जिसकी भी संपत्ति को नुकसान हो वो जाकर के 3 महीने का वक्त उसके पास है, ट्रिब्यूनल के पास कह सकता है कि इस दंगे में, इस हिंसा में उसकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और उस पर फिर जो दंगाई होंगे, चाहे वो कोई भी होंगे, इसमें नहीं लिखा है कि पुलिस वालों को इसके दायरे में नहीं रखा गया, चाहे वो कोई भी होंगे, उन्हें खुद को निष्पक्ष साबित करना होगा, खुद को निर्दोष साबित करना होगा, उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। तो एक पक्ष की बात तो यहां नजर नहीं आती है, सिर्फ इसलिए कि विरोध करना है और विरोध करेंगे। अब्दुल हफीज गांधी जी, सिर्फ इसलिए कि विरोध करना, इसलिए विरोध करेंगे। अगर कोई कदम अच्छा है तो उसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए, स्वागत भी कर देना चाहिए। जहां कमी लग रही है उस कमी को दुरुस्त करने के लिए अपना सुझाव रख दीजिए। नहीं है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, नहीं
विरोध के लिए विरोध नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यदि हिंसा में किसी भी तरह की क्षति होती है तो इसकी आपूर्ति होनी चाहिए, किसी को भी हिंसा करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या सरकारें निष्पक्षता से काम करती हैं? जो ये प्रोटेस्ट हुए थे उसमें ऐसे ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए क्षतिपूर्ति के लिए जो 6 साल पहले मर गए थे, जो 94 साल के हैं, और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस इशू किए हुए हैं कि आप निष्पक्षता से काम नहीं करते हैं, आप लॉजिकली काम नहीं करते हैं, आप भेदभावपूर्ण काम करते हैं, और इसलिए ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ आपने नोटिस इशू किए हैं जो 94 साल के हैं, जो 6 साल पहले मर चुके हैं। तो यहां पर सरकार की जो है मंशा पर सवाल उठना लाजिम है। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जो मार्च में सरकार ने होर्डिंग की कार्रवाई की थी, कोई भी कानून नहीं था। एडवोकेट जनरल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो 9 मार्च की जजमेंट है उस पर किसी भी तरह का स्टे देने से मना कर दिया था। और ये मसला टोकूंगी तो आपको लगेगा कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं, लेकिन अपना एक ठीक है, अपना एक पॉइंट मैं रखना चाहती हूं। आपने कहा कि क्या सही ढंग से ये ट्रिब्यूनल काम करेगा, तो ये सवाल तो आप बाकी व्यवस्थाओं को लेकर भी उठा सकते हैं कि क्या पुलिस सही काम कर रही है, पुलिस सही जगह पर सही वक्त पर मौजूद रह रही, तो क्या हम पुलिस को हटा दें, क्या हम सारी व्यवस्था को खत्म कर दें? एक व्यवस्था तो बननी चाहिए और उस पर व्यवस्था वो अच्छे से काम करे, ये सवाल होना चाहिए, ना कि ट्रिब्यूनल का विरोध। सरकार की मंशा पे है मेरा सवाल। तो आपको लगता है एक एक शख्स की लिस्ट सरकार बना रही है? आपके पास मार्च में कोई कानून नहीं था, तब भी सरकार ने एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट की 2009 की गाइडलाइंस के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट की 2009 की गाइडलाइंस हैं कि हाई कोर्ट असेस करेगी रिकवरी का, और वो कमिश्नर, क्लेम कमिश्नर अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट, जिसमें सिटिंग को हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, वो क्लेम कमिश्नर हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने एग्जीक्यूटिव तरीके से रिकवरी का और असेसमेंट का जो है पूरा का पूरा कार्रवाई चलाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 2009 की गाइडलाइंस। ठीक है, आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ओपी सिंह जी मौजूद है सरकार की नीयत पर अपना जवाब देने के लिए। अंकुश श्रीवास्तव जी, आप बताइए इस पूरे ट्रिब्यूनल को लेकर। ठीक है, चलिए ओपी सिंह जी से ले ले। ओपी सिंह जी, क्यों बार बार आपकी नीयत पर ही सवाल उठता है? क्यों मौजूदा सरकार की नीयत पर ही सवाल उठाए जाते हैं कि ये सरकार एक तरफ एक पक्ष का कार्रवाई करती है, दूसरे पक्ष को अनदेखा कर देती है? मेनका जी, ये प्रदेश हित में और दंगाइयों उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आए दिन आप देख रही हैं कि जिस प्रकार जुलूस, धरना, प्रदर्शन के नाम पर लोग सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान दंगे किए हैं, इसमें ये गुरेज कहने में नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाने वालों में कांग्रेस और सपाई भी है, ये भी मुलजिम बने हैं, इनसे भी वसूली हो रही है। तो ये शांति, इनको, इनके लिए चेतावनी है कि ये शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकालें। लेकिन अगर इन्होंने तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया या इन्होंने उकसाया, तो ये सारे लोगों से नियमतः इससे वसूली होगी। आप ये बताइए कि राष्ट्र इन्होंने आज तक जिन्होंने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया, सेना के पौरुष आप ये वादा कीजिए आज जनता के सामने प्रणाली पर भी जो ये कानून आप ला रहे हैं ये निष्पक्षता के साथ लगाया जाए। ये तो उपद्रवियों के साथ मिले हुए हैं। आप बताइए, आप बताइए कि ओपी सिंह जी वादा कीजिए, ओपी सिंह जी आप वादा कर दीजिए, भरोसा दे दीजिए, ये मान जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे ट्रिब्यूनल का। इनका कहना है कि बस एक वादा कर दीजिए कि निष्पक्ष तरीके से ये ट्रिब्यूनल काम करेगा। मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पता है कि ये नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी वादा कर दीजिए ना, ये प्रदेश हित में उठाया गया पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया, ये प्रदेश हित में उठाया गया कदम। सरकार में बैठे हुए लोग ठीक है, आपको जी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, पॉलिटिकल पर्सन जब भी किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो आप ऐसे ही होते हैं आप लोग, फिर एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता कोई, सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है। अंकुश श्रीवास्तव जी, जो आशंका, जो संशय समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को कि निष्पक्ष तरीके से ट्रिब्यूनल काम नहीं करेगा, सरकार के दबाव में काम करेगा, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? और यह भी बताइए किस मुद्दे पर सवाल होने चाहिए इस ट्रिब्यूनल को लेकर? मुझे तो लगता है ये सवाल ही उठाना बेमानी है, बल्कि आप इस पर सवाल कीजिए अगर ट्रिब्यूनल बन जाए और उसके बाद उसकी कार्रवाई अगर इस तरीके से गलत होती है, किसी एक पक्ष पे ही होती है, किसी एक हिस्से पर ही होती है, किसी एक वर्ष पर ही होती है, तो उस पर सवाल उठाइए। सवाल उठाने तो मना कौन करता आपको? अभी तो आपको स्वागत करना चाहिए कि हाँ, अगर कोई भी आदमी
समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी हिस्सा अगर दंगा करता है और उसमें सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसको दंडित करना चाहिए। इसके पहले जरूर सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के होर्डिंग्स लगवा दी थी, बाकी चौराहों पर नाम उनके छाप दिए थे। ये हो सकता है कि किसी एक वर्ग के लिए हो गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत साफ कर दिया कि अगर आप नियम कानून के तहत, एक मिनट सुन लीजिए जरा आप लोग, अगर एक सुन लीजिए जरा पहले, अगर आप नियम कानून के तहत काम करते हैं तो उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप ट्रिब्यूनल बना दिया गया तो उसमें फिर क्या आपत्ति? बिल्कुल, नियम कानून के तहत काम होता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है और विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने की, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस, जिनका कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश एक बार फिर से बीजेपी की है, सिर्फ हेडलाइंस बनाना इनका मकसद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसा ही कह रही है, और साथ ही ये भी कि कानूनन ये तरीका भी सही नहीं है। अभी ये बहस लंबी चलने वाली है, शुरुआत हुई है, लेकिन एक बात है कि कर्नाटक भी यूपी मॉडल को आजमा रहा है, दंगाइयों से निपटने के इस तरीके को आजमा रहा है, वॉशिंगटन ने भी इसको अपनाया है। लेकिन फिलहाल चलिए आगे भी बहस चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओपी सिंह जी आपका भी शुक्रिया, अकुश श्रीवास्तव जी और अब्दुल हफीज गांधी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। हॉस्पिटल का लाखों का बिल